नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नए साल से पहले गुड न्यूज, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, जापान को छोड़ा पीछे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर दिल्ली से कलकत्ता तक हंगामा। टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग के दफ्तर। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर दर्ज कराई आपत्ति। अमित शाह ने अभी से संभाली बंगाल की कमान। विधायकों सांसदों के साथ की बड़ी मीटिंग। आरएसएस के अधिकारियों के साथ भी चुनावी मंथन। साथ ही बंगाल की धरती से ममता को ललकारा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। भक्ति और उत्सव में डूबी रामनगरी। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दर्शन पूजन, तो पीएम मोदी ने राम भक्तों को दी बधाई। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे एस जयशंकर। तारिक रहमान से मुलाकात कर सौंपा पीएम मोदी का शोक पत्र। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एक गुड न्यूज के साथ। भारत को नए साल से पहले अच्छी खबर मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले सालों में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। मजबूत घरेलू खपत और कड़े संरचनात्मक सुधारों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सर, न्यू ईयर से पहले एक बड़ी गुड न्यूज भारत के लिए। देखिए, भारत की इकोनॉमी चमक दमक रही है और पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि अमंगस्ट ऑल मेजर इकोनॉमी हम किस तरीके से हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है हर साल वो अचीव कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो हमसे ज़्यादा बड़ी है, चाहे वो जर्मनी हो, चीन हो या अमेरिका हो, ये सब उनका जो ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान से कम है। तो कहने का मतलब ये है कि आज से 15 साल पहले जब कभी भी ये चर्चा होती थी कि भारत की इकोनॉमी तेज बढ़ रही है, हम उस वक्त 11-12वें पोजीशन पे थे। सब लोग ये कहते थे कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन साल बताया जाता था 2035। फिर कुछ लोगों ने दावा किया कि हाँ, हम बन तो जाएंगे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन वो 2035-40 तो लगेगा ही लगेगा। मतलब नॉर्मल नेचुरल तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार आई और जो तेजी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से हुई है, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि जो काम 2030 में होना था 2025 के अंत में हो गया। 2035 और 40 के बीच जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2027 तक, मतलब अगले 2 साल में हम चीन और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जी, तो नए साल से पहले भारत के लिए ये गुड न्यूज है। तो साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जिसको लेकर हलचल काफी तेज है। राज्य में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर चलाया गया। एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, पर एसआईआर को लेकर टीएमसी में खलबली मची है और ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने पहुंचा। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सर, टीएमसी का डेलीगेशन तो दिल्ली पहुंचा, लेकिन इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ? देखिए, इस मुलाकात में वही सवालों को लेकर के गए जिसका ऑलरेडी जवाब पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन सवाल पूछने से पहले उनको बताना चाहिए कि डायमंड हार्बर के अंदर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर हमला कैसे हुआ, किसने करवाया। ये अभिषेक बनर्जी वहां जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। वहां धमकी दी जा रही है, वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की सुरक्षा उस पर
खतरा मंडरा रहा है। ममता बनर्जी खुले रूप से ये कह रही है महिलाओं से कभी तो कभी कार्यकर्ताओं से कि किसी भी कीमत पे जो है नाम नहीं कटना चाहिए। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि 58 लाख लोगों के नाम कट गए, आपने कितने कंप्लेन किए? दरअसल दिक्कत क्या है कि 58 लाख नाम जो कट गए सो तो कट गए। अब जो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो फर्जीवाड़ा टीएमसी ने किया है और जिस तरीके से संदिग्ध वोटर्स की संख्या 1,36,00,000 अभी बाकी है और उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है, इनको मिर्ची लग रही है और वो किसी भी कीमत पे इसे रोकना चाहते हैं। अभी एसआईआर के ऊपर बंगाल में बहुत कुछ होना है। अभी हिंसा तक भड़कने की संभावना जताई जा रही है। कैपिटल टीवी ने शुरू से कहा कि बिना वहां पे सेंट्रल फोर्स के एसआईआर की प्रक्रिया मुकम्मल नहीं हो सकती, उसी राह पे ये चीजें चल रही है। जी, तो एसआईआर ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द बन चुका है, तो वहीं अमित शाह के बंगाल दौरे ने भी ममता बनर्जी की टेंशन हाई कर दी है। अपने दौरे के अंतिम दिन आज अमित शाह ने बीजेपी सांसदों और विधायकों संग बैठक की। इस बैठक के जरिए शाह ने सभी नेताओं को नए साल पर जीत का मंत्र दिया। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से बीजेपी के कार्यक्रमों से दूर रहे दिलीप घोष भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई। आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बंगाल चुनाव पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। साथ ही शाह बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी कटीली बाड़ लगाने हेतु राज्य सरकार बीएसएफ को पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं करा रही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 7 बार पत्र लिखे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सर, अमित शाह की तरफ से तो ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कितनी सारी मीटिंग हुई, चुनाव की क्या तैयारियां अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जाकर की? देखिए, अमित शाह कोई रैली नहीं कर रहे हैं। जनरली अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग जाते हैं किसी राज्य के दौरे पे तो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, रोड शो वगैरह होता है। लेकिन ये जो 3 दिन अमित शाह बंगाल में हैं, वो लगातार अलग अलग संगठन के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के लोगों से, अलग अलग संगठन के विंग्स के लीडर से, ग्राउंड लेवल वर्कर से वो फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी वो पूरी रूपरेखा तैयार करके गए। और मैं आपको बता दूं, एक ही मंत्र दिया है अमित शाह ने कि अगर चुनाव जीतना है तो सड़क पे उतर के लड़ना होगा। और जो पहला जो टारगेट है कि पीछे नहीं हटना है, ये जो एसआईआर में जो फर्जी वोटर्स जो क्रिएट किया गया है, उसके ऊपर जमीन पे खड़े होकर के इस प्रक्रिया में बाकायदा आपको शामिल होके इन सब चीजों को ये देखना होगा कि टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चल रही। तो एक बात तो ये कि बीजेपी इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी से सड़कों पे लड़ने को तैयार हो गई है। यही मनोबल बढ़ाने के लिए तो अमित शाह वहां गए थे। बाकी मुद्दे जो हैं, वो नैरेटिव जो है वो तो आगे बढ़ता जाएगा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी को दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब घर में नहीं बैठेंगे, वो सड़क पे आके टीएमसी को चुनौती देने के काबिल बन गए हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या धाम में श्री रामलला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें देश और प्रदेश के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया गया। तो पीएम मोदी ने भी राम भक्तों को बधाइयां दी। सर, आज एक बार फिर से आज का दिन खास है, दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। अयोध्या नगरी को देखिए, किसी ने सोचा था आज अयोध्या में 5 लाख लोग वहां पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। यही तो परिकल्पना थी कि अयोध्या को ऐसा बदल दो कि लोग न्यू ईयर मनाने
पहाड़ों और गोवा नहीं बल्कि रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। और प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और सरकार की जो योजना थी, जनता का उसको आशीर्वाद मिला है। पिछले 10 दिन में 10 लाख लोग आए हैं, मतलब हर दिन 1-1 लाख। और ये जो बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी उमड़ी है कि अब तो वहां के प्रशासन ने भी कह दिया कि जो लोग इधर आ रहे हो मत आओ, अभी कुछ दिन ठहर जाओ। ये न सिर्फ अयोध्या मंदिर बल्कि वहां की जनता, वहां की इकॉनमी, वो एक जो टोटल प्लान बनाया गया था वो सफल होता दिख रहा है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि इस मंदिर से क्या होगा, वहां हॉस्पिटल बना दो, वहां अस्पताल खोल दो, वहां पे जो स्कूल बना दो। ये सारे तमाशे जो चल रहे थे देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, लाखों लाख लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ अभागे पॉलिटिशियंस हैं, अखिलेश यादव जैसे, राहुल गांधी जैसे, ये लोग अभी तक इस भव्य मंदिर का दर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। ये फर्क है। ये सिर्फ धर्म का मसला नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे मंदिर बना है, ये तो हर्ष की बात है ही। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इस तरह के मंदिर और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनने से हिंदुत्व का बोलबाला कैसे बढ़ चढ़ के बोलता है, वही आज दिख रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज दोपहर ढाका के मानिक मियां एवेन्यू पर अदा की गई। इस दौरान अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी मौजूद रहे। जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई विदेशी मेहमान भी ढाका आए। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने इस दौरान उनके बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र भी सौंपा है। सर, ढाका तो पहुंचे जयशंकर, तारिक रहमान से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात? देखिए, डॉन की तरह पहुंचे वो, और वो वहां पहुंच रहे हैं। मालूम चल रहा है यूनुस की हालत खराब हो रही है। उसने अपने उच्चायोग को जो दिल्ली में है उसको वापस बुला लिया है इंपॉर्टेंट बातचीत करने के लिए। जो बॉडी लैंग्वेज है जयशंकर का, जो मैसेज दिया गया, मैसेज डिप्लोमेटिकली यही बताया गया कि बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। चुनाव के बाद फिर से हम एक नया रिश्ता बनाएंगे। और एक तरीके से आप ये समझिए कि वो तारिक रहमान से मिलने नहीं गए, वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए। यही, और जिस तरीके से वहाँ बीएनपी के बड़े बड़े लीडर्स की लाइन लग गई कि भाई जयशंकर साहब से एक बार मिल ले, तो ये एक नया फर्क वो दिख रहा है। और यूनुस की हालत खराब हो रही है कि इन्होंने लाख कोशिश कर ली कि हिंदुस्तान वो आग लगा करके बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर सके, लेकिन पेशेंस, डिप्लोमेसी और सटीक रणनीति भारत की सरकार ने जो अपनाई वो बांग्लादेश की जनता को पसंद आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।